गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी जो भी ये वीडियो देख रहा है कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, कुछ नए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। ठीक है, चलो पहले हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले जो हमने वीडियो में किया था उसी में जो है ये थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिससे कि आपको जो है आइडिया पड़ जाएगा। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक एक को बस हम सॉल्व करते चले जाएंगे फटाफट, कुछ भी खास नहीं है, बस हम ये बताएंगे कौन सा लायबिलिटी साइड में जाएगा, असेट में जाएगा या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, चलो। टूर्नामेंट फंड्स इज 40,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इज 14,000, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट इज ₹16,000। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है ये, अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 2 फर्स्ट। अब देखो ये ना स्पेसिफिक फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। दिस इज अ स्पेसिफिक फंड, सो वुड बी प्लेस्ड अंडर लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। ठीक है, टूर्नामेंट फंड कितना है, ₹40,000। मैं सिर्फ लायबिलिटी साइड बना रही हूँ यहाँ पे। $40,000। ठीक है, क्या है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000 का है, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 16,000। एड रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट इज 16,000, दिस इज 56,000 और लेस करेंगे हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये कितने हैं 14,000 के। तो फाइनल फिगर क्या जाएगी 42,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड इज टेबल टेनिस मैच एक्सपेंसेस ₹4,000। सिर्फ एक ये सिंगल सेंटेंस दिया है कि भाई टेबल टेनिस मैच एक्सपेंस में हमारा 4,000 खर्च हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं दिया है तो बैलेंस शीट का तो जिक्र आएगा नहीं, एज नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग टेबल टेनिस मैच, so expenses related to table tennis match expense of ₹4,000 would be booked as expenditure in income and एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर हेड में जाएगा ये। थर्ड इज प्राइस फंड ऑफ ₹22,000। देखो इधर जो है फिर फंड की बात आई, दिस इज अ स्पेसिफिक फंड। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स, हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 3,000। इंटरेस्ट का मतलब हो गया ये हमें इनकम मिली है। प्राइस इज गिवन, गिवन मतलब अब हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए, कितने हो गए, प्राइस इज गिवन ₹5,000 एंड प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ₹18,000। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे दिखती है, असेट साइड में। ठीक है, चलो मैं सीधा बैलेंस शीट बना रही हूँ।
लाइबिलिटीज ठीक है, क्या नाम है, प्राइस फंड। कितने का है, प्राइस फंड ₹22,000। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट का मतलब हो गया इनकम। इनकम स्पेसिफिक फंड की कहां पे ऐड होती है, उसी पर्टिकुलर फंड में। तो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड कितने की है, 3,000, दैट इज रुपीज। और इधर हो गया टोटल 25,000। हमें क्या बताया गया है, प्राइजेस गिवन ₹5,000, तो लेस प्राइजेस में जो खर्चा हुआ है दैट इज ₹5,000। तो लाइबिलिटी साइड में आ गया 20,000 एंड हमने प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 18,000। तो इधर आ जाएगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 18,000। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा असेट साइड में एंड लाइबिलिटी साइड में प्राइस फंड अकाउंट 22,000। जो भी इंटरेस्ट, जो भी इनकम है वो हमने ऐड किया एंड जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड यहाँ पे हमारा फाइनल बैलेंस आ गया। ओके, फोर्थ, receipts from charity show ₹7,000 and expenses on charity show ₹3,000. That's all. हमें सिर्फ ये दिया है कि हमने रिसीट किया है चैरिटी शो में 7,000 और उसके अगेंस्ट हमने जो एक्सपेंसेस किया है वो ₹3,000 किया है। तो कुछ नहीं, it would be shown in income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे एज रिसीट्स फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम अंडर इनकम हेड, है ना, रिसीट्स या फिर इनकम फ्रॉम चैरिटी शो ₹7,000 and under expenditure head क्या दिखाएंगे, expenses on charity show। ₹3,000। तो ये पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा। दिस इज इनकम, तो ये इनकम में चला जाएगा। दिस इज एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्पेसिफिक फंड की बात। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अनसॉल्व में से करेंगे। नेक्स्ट, थोड़ी सी बुद्धि खोल लो, अलर्ट होके बैठ जाओ। अब ना हम कुछ बहुत अच्छा सीखने जा रहे हैं। हमें ना डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हैं एंड हमें उन्हें अक्यूमुलेट करके कुछ मस्त सा बताना है। ठीक है, चलो। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें किसमें से दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से। हमने पेमेंट किया है स्टेशनरी का 23,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है, क्या दी हुई है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास ओपनिंग में था 4,000 का, क्लोजिंग में 3,000 का। और वो जो स्टेशनरी वाले भैया है ना, क्रेडिटर मतलब भैया, उनका ना ओपनिंग 9,000 था एंड अभी फिर से जो है मेरी उधारी, मैंने वो वाले भैया को ना 2,500 रुपए भी फिर से देने हैं। ठीक है, मैंने बोला भैया देखो अभी ना मैं देती हूँ आगे, तो 2,500 उन्होंने बोल दिया ठीक है अभी आगे दे देना। ठीक है,
अब मुझे इसमें से ये बताना है कि टोटल मेरा स्टेशनरी कितना कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। देखो वैसे तो स्टेशनरी वाला जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट किस में जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं गया, क्योंकि ना यहाँ पे ये स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक मेंटेन करने से क्या हुआ कि कुछ पैसा आज देना है, कुछ पैसा का जो है पेमेंट पहले हो चुका है जो स्टेशनरी हम आज यूज कर रहे हैं, या फिर हमने आज पेमेंट कर दी है जो स्टेशनरी हम कल यूज कर दी है, मतलब कल मतलब नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। सेम वही पोजीशन क्रेडिटर्स की है। क्रेडिटर का ये जो 9,000 है ये आउटस्टैंडिंग है कब, 1 अप्रैल 2014 को। ये है तो पिछले साल का ना, इस साल का तो है नहीं। और ये जो 2,500 है मैंने भैया को बोला है भैया देखो अभी ना मैं आपको दे नहीं रही हूँ, मैं आपको ना अगले साल दूंगी, 1 अप्रैल के बाद ही दूंगी मैं आपको, मैं अभी ये ईयर में नहीं देने वाली। तो ये है तो इस साल का ना, लेकिन तो ये अगले साल अगर मैं बुक करूंगी तो गड़बड़ भी हो जाएगा। तो ये गड़बड़ को बचाने के लिए देखो कैसे करते हैं। मैंने पहले पेमेंट्स करी है, पेमेंट्स मेड फॉर स्टेशनरी कितनी, 23,000 की। नालायक को सब लिखो, मैंने खाली छोड़ा तो सबने खाली छोड़ा, बोला चलो अच्छी बात है, मैम ने नहीं लिखा तो अपन को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जितना लिखती है वो उतना कौन सा अपन लिखते हैं ना। ठीक है ये 23,000 है। अभी देखो पहले अपन क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स जो है ये जो 2,500 है ना, ये 2,500 ये मैं भैया को नेक्स्ट ईयर देने वाली हूँ, बट ये है तो इसी साल का ना। मैं 31 मार्च को गई, मैंने भैया को बोला भैया देखो 2,500 ना अभी मेरे पास है नहीं, मेरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो ना पेमेंट 1 अप्रैल के बाद आएगा, तो ना मैं आपको पेमेंट 1 अप्रैल के बाद दूंगी। बट भैया ने क्या बोला कि देखो आप मुझे पेमेंट कभी भी दो, बट ये है तो आपका यूज तो हुआ ना 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। मैंने कहा हाँ हाँ भैया ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है मेरा, जो मुझे भैया को पे करना है, ये मैं ऐड करूंगी यहाँ, ठीक है। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ creditors as on 31 March 15 या फिर क्लोजिंग में, तो कितना है ये 2,500। और ये आ गया 25,500। अभी देखो मैं क्या लेस करने वाली हूँ, ये जो 9,000 है ना, ये मैंने इसको 1 अप्रैल पे मेरा आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये पिछले साल का हुआ ना। भाई मैं इधर 1 अप्रैल 2014 को खड़ी हूँ, मेरे पास ना ऑलरेडी एक बिल रखा हुआ है स्टेशनरी वाले का। अभी 1 अप्रैल पे तो मैंने 9,000 का यूज नहीं किया ना, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कैरिड बैलेंस है। ये जो 9,000 है ना ये बैलेंस है। ये क्या है 9,000 क्या बोल रहा है 1 अप्रैल 14 को, और मैं ये कब का बना रही हूँ 2014 से 15, मतलब 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस दिन जो है 9,000 रुपीज का स्टेशनरी यूज हो गया और ये ना ओपनिंग पे आ रहा है, मतलब ये ना 31 मार्च 2014 से ना पहले यूज हो चुका है ना। तो मैं क्या करूंगी ना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिटर्स
as on 1st April 2014, that is opening. मैं इधर 9,000 माइनस करूँ, इसको माइनस में क्या आएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। अभी ना मेरे पास स्टॉक भी रखा हुआ है, मेरे पास स्टॉक मतलब मेरे पास ना 4 पेंसिल थे, कैसे ना मेरे पास 4 पेंसिल, बहुत गंदी ड्राइंग है ना मेरे पास ना ऐसे 4 पेंसिल रखी हुई है, 5 रबर रखी हुई है, और ना ये ना पेन है, ऐसे मत देखो इसको, पेन ही है। हाँ, ये मोटा क्यों होता जा रहा है मैडम आपका पेन, ये ना पेन है, तो ये सब क्या है, पेन, ये क्या है, रबर, ये क्या है, पेंसिल। ये ना मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, कब, 1st April 2014 को पहले से रखा है स्टॉक। कितने का रखा है मेरे पास, 4,000 का। तो अब वो तो मैं 1st April 2000, अब मैं फेंक तो नहीं दूंगी ना कि नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई ये फेंको, ये तो अब यूज हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, पैसे क्या आम के पेड़ पे लगे हुए क्या, नहीं ना। तो अब ये कब यूज होगा, ये 31 मार्च तक यूज होगा। कब से लेके, ये मेरे पास स्टॉक रखा है जब, तो मैं अप्रैल 14 से लेके मार्च 15 के बीच में ये 4,000 वाला पहले स्टॉक यूज करूंगी ना, उसके बाद ही मैं पेमेंट करूंगी उसको नए स्टॉक के लिए। तो इसको मैं इधर ऐड करूंगी, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1414, ठीक है, दैट इज कितने का है, 4,000, ये हो गया 20,500। अब एक चीज ये समझो, अब ये बहुत इजी हो गया है समझने के लिए, क्या कि मेरे पास जो क्लोजिंग है ना, किसका, क्लोजिंग स्टॉक का, स्टेशनरी का, ये वाला 3,000, ये मेरे पास एज ऑन 31 मार्च है क्लोजिंग पे, तो अभी फिर से मैं फेंकूंगी तो नहीं ना, ये मैं बोलूंगी मैं अगले साल यूज करूंगी, दैट इज 1st April 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक। तो ये मैं लेस कर दूंगी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2015, 3,000। तो 17,500 जो है वो मेरा स्टेशनरी कंज्यूम हुआ है, स्टेशनरी कंज्यूम इन 2014 2015। और ये जो 17,500 है ना, ये हम लोग एक्सपेंडिचर हेड में इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज स्टेशनरी एक्सपेंस ऑफ ₹17,500 बुक करेंगे, ठीक है, समझ में आया। देखो मेरे पास मैंने पेमेंट करी है 23,000 की, मैंने भैया को बोला कि भैया मैं अगले साल पैसे दूंगी, बट भैया ने मुझे बोला कि बेटा ये याद रखना कि ये ना ये तुम पैसा मुझे अगले साल देना, 1 अप्रैल के बाद देना, लेकिन ये है पिछले साल का ही, तुमने इसको यूज कर लिया कब, 2014 से 2015 के बीच में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। फिर उन्होंने एक चीज और याद दिलाई, उन्होंने बोला देखो पिछले साल वाला जो आउटस्टैंडिंग है ना, वो पिछले साल का है,
उसको ना इधर ऐड मत करना, उसको ना सब्ट्रैक्ट करना, याद रखना। मैंने कहा फिर मेरे पास जो स्टॉक है एज ऑन ओपनिंग, ओपनिंग पे जो मेरे पास स्टॉक है वो मैं नेक्स्ट ईयर यूज करूंगी, वो मैं फेंकूंगी नहीं। तो मैं जब नहीं फेंकूंगी उसे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर जब मैं उसे यूज करूंगी तो वो नेक्स्ट ईयर के ही खर्चे में जाना चाहिए ना। एंड जो मेरे पास क्लोजिंग पे स्टॉक है वो तो मैं अगले साल यूज करूंगी ना, आज तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ उसे, तो इसलिए मैंने उसे सब्ट्रैक्ट किया। मैंने क्या किया, उसे सब्ट्रैक्ट किया, एक लेस किया इधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मैं इसलिए इतना वैसे समझा रही हूँ, अगर नहीं समझ में आए ना फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, और इसको समझना क्यों, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनेगा वरना फिर बोलोगे पता नहीं मैडम क्या करे, तो फटाफट 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 भागती जा रही है। जैसे उधर अकाउंटिंग रेशियोज में रो रहे थे ना, वैसे इधर रोगे। प्रैक्टिस करो ना लाइक को। चलो चलो डू इट योरसेल्फ करते हैं, ये वाला करते हैं, मजा आएगा। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग 2014-15 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें से हमें ये बताना है कि कितना मेडिसिन कंज्यूम हुआ है 14-15 में। पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन इज 3,17,000। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन परचेस्ड, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है, एडवांसेस नहीं, सॉरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, ये ओपनिंग का स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग का स्टॉक हो गया। एंड एडवांसेस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन, एडवांस जो दे रखा है डिफरेंट अलग अलग होंगे, तो किसी को एडवांस दे रखा होगा, किसी से आउटस्टैंडिंग होगा। ऐसे स्टेशनरी वाले भैया की तरह से एक नहीं था वो, देखो इधर अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, समझे। किसी हॉस्पिटल का या किसी ऐसे का बन रहा है जहाँ पे उनका डीलिंग ही इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में। ओके, चलो एडवांसेस है 11,500 का एंड क्लोजिंग पे है 18,200 का। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। कौन सा है, पेज नंबर 30। हमें क्या निकालना है, मेडिसिन कंज्यूम। ड्यूरिंग द, कौन सा साल है, 2014। बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रॉकेट साइंस, पता है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखो पेमेंट किया है हमने, पहले हम पेमेंट लिख देंगे, पेमेंट मेड फॉर परचेजेस ऑफ मेडिसिन, कितना, 3,70,000। अब अगेन मेडिकल वाले भैया, ठीक है, इधर दो भैया हैं, एक को एडवांस दे रखा है और एक को आउटस्टैंडिंग है एक का। ठीक है, चलो इधर मैं ड्राइंग करती हूँ, हंसना मत, मेरी ड्राइंग देखो। ये एक भैया है जिनको हमने आउटस्टैंडिंग है जिनके पास, ठीक है। ये एक भैया है जिनको हमने एडवांसेस दे रखा है। आउटस्टैंडिंग कर रखा है, इनको देने हैं। ठीक है,
अब ना क्रेडिटर्स क्या है, इनका ओपनिंग कितना है 25,000, ओपनिंग है 25,000 एंड इनका क्लोजिंग कितना है 17,000। मतलब 14,014 31 मार्च 2014, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग है ना, ये कब यूज हुआ, मतलब मुझे इनको पैसा देना है क्लोजिंग के दिन। मैंने बोला भैया भैया मेरे पास ना अभी कैश नहीं है, बैंक में पैसा भी नहीं है, तो ना ये जो 31 मार्च की जो क्लोजिंग है ना, वो मैं आपको अगले साल दूंगी। भैया ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ना ध्यान रखना पैसा मैं अगले साल ले रहा हूँ, बट तेरे जो खर्चे हैं ना ये तूने 31 मार्च 2015 से पहले कर दिए हैं, तो ये बुक होंगे तेरे, ये तुझे ऐड करने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ ये आपने अच्छा याद दिलाया, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके पहले ऊपर ऐड करूंगी, ऐड क्रेडिटर्स एज ऑन क्लोजिंग या फिर एज ऑन 31 मार्च 2015। कितने हैं क्रेडिटर्स, कितने हैं 17,000, तो ये हो गया 3,87,000, ठीक है। फिर ना एक चीज और उन्होंने बोला कि देख ओपनिंग के टाइम पे ना 1 अप्रैल को ओपनिंग के टाइम पे ना 25,000 थे, ठीक है, बट ये इस साल के नहीं थे, तूने ना मुझे पेमेंट कराए 25,000 का, बट ये ना पिछले साल के थे, कब के, बिफोर 31 मार्च 2014 के, क्योंकि ये तो ओपनिंग था तेरा, तो इसको ना माइनस करना याद रखना, ये इस साल के नहीं है, नहीं ओपनिंग, तो इसे हटा देना। अच्छा हटा देने का मतलब माइनस कर दो, लेस क्रेडिटर्स एज ऑन ओपनिंग या फिर एज ऑन 1 अप्रैल 2014, कितने गए हैं 25,000। ठीक है, आगे अब पहले अपन एडवांसेस की बात करते हैं। ये जो एडवांसेस वाले भैया है ना, ये देखो ये जो रेड में है, ये वाले जिनको हमने एडवांस दे रखा है, मैं ना इनके पास गई, मैंने कहा भैया भैया आपके पास ना एडवांस है, ध्यान रखना एडवांस है, भूल मत जाना हमें। उन्होंने बोला नन्ना मैं भूलूंगा नहीं, बट तुम भी मत भूलना। तुम क्या मत भूलना, ये जो तुमने एडवांस दे रखा है ना, ये अगली साल का पैसा है, तो इस साल बुकिंग मत कर देना इसकी, इस साल बुकिंग मत करना। मैंने कहा अंकल एक चीज, ये कौन सा वाला, आप ओपनिंग की बात कर रहे हो या फिर क्लोजिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, कौन सा वाला इस साल का नहीं है। उन्होंने बोला बुद्धू ये क्लोजिंग वाला इस साल का नहीं है, एक क्लोजिंग 31 मार्च 2015 को है, तो मतलब इधर वाला जो क्लोजिंग का पैसा है वो तो तुम 1 अप्रैल 2015 से कब यूज करोगे 31 मार्च 16 तक,
मैंने थोड़ा सर खुजलाया, मैंने कहा हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। तो बोलते हैं इसको माइनस करना, और ये जो तेरा ओपनिंग वाला है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऐड होगा। मैंने कहा क्यों, ये ऐड क्यों होगा? तो बोलते हैं कि देखिए ओपनिंग का जो पैसा है ना, ये भले ही तूने पहले दिया था, बट तूने इसे यूज किया है कब? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में। मैंने कहा हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। वो कहते हैं इसे ऐड जरूर कर देना, नहीं तेरी कैलकुलेशन सही नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो एडवांस हम पे करते हैं, ठीक है, उसका जो ओपनिंग होता है वो ऐड होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे अब यूज करने वाले हैं, यूज हमने करंट ईयर में किया है, और जो क्लोजिंग होता है वो हम नेक्स्ट ईयर यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ओके अंकल समझ में आ गया। मैं इधर गई, मैंने क्या किया, मैंने किया ऐड एडवांसेस as on opening after as on 1/4/2014 कितना है 11,500 एंड मैंने इधर ही लेस कर दिया क्या, एडवांसेस as on close, that is as on 31st March 2015 मैं 18,001। ठीक है, बस प्लस और माइनस करो। 3,62,000 प्लस 11,500 ये आया 3,62,000 प्लस 11,500 ये आया 3,73,500। इसमें से मैं माइनस करूंगी 18,200, तो ये आ गया 3,55,300। ठीक है, अब मेरे पास स्टॉक रखा है। देखो स्टॉक का हम समझ चुके हैं, स्टॉक जो मेरे पास ओपनिंग पे है वो मैं इस साल यूज करूंगी, तो मैं इसे ऐड करूंगी, ऐड स्टॉक एज ऑन ओपनिंग। क्यों? क्योंकि मैंने जो ओपनिंग का स्टॉक था उसे मैं फेंक तो नहीं दूंगी ना, तो उसे मैंने ड्यूरिंग द ईयर यूज किया है, तो इसलिए मैं उसे ऐड कर रही हूँ। और जो स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग है उसे जो है मैंने अभी यूज नहीं किया है, वो मेरा नेक्स्ट ईयर यूज में आएगा। ठीक है, वो तो मेरा रखा ही हुआ है ना, अभी मैं उसे फेंक भी नहीं सकती हूँ क्योंकि रखा है भाई, कोई चीज रखी हुई घर की फेंक दोगे क्या दोस्तों? ठीक है, तो मैंने उसे सपरेट कर दिया और फिर बस इसकी कैलकुलेशन करनी है अगेन, प्लस 62,000 माइनस 54,000 आएगा 3,63,300। नाउ दिस इज मेडिसिन consumed during 2014-2015 to be booked as expenditure in income and expenditure account। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सेकेंड, डू इट योरसेल्फ का पेज 30, क्वेश्चन 2। What amount of sports material will be posted to income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 as expenditure?
मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2014 7,500, जो कि हम करेंट ईयर में यूज करेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इधर 15 आएगा, इधर भी 15 आएगा। क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2014 इज 2000। ये लास्ट ईयर का है, जो कि हमने बोल दिया था भैया को कि भैया मैं ना 1 अप्रैल के बाद पेमेंट दूंगी। लास्ट ईयर बोला था, इस साल नहीं। ये देखो, ये 1 अप्रैल है। फिर स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एज ऑन 31 मार्च 2016, ये जो मैं अगली साल यूज करूंगी, मेरे पास रखा हुआ है सामान 31 मार्च 2016 का। अमाउंट पेड ड्यूरिंग 15-16 is 17,000. Advances paid for material is 3,500 and creditors for sport as on 31st March 2016 is 1,200. और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं दिया। ठीक है, चलो चाहिए स्पोर्ट्स मटेरियल। पहले जो है हमने क्या पेमेंट करी है, हम पहले वो लिख लेते हैं। अमाउंट पेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 15-16। कितना है? 17,000। नेक्स्ट इज, अब हम पहले क्रेडिटर्स वाले भैया का निपटते हैं। क्या आएगा? क्रेडिटर वाले भैया ने क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2016। मेरे पास आज पैसा नहीं था, मैं गई ईयर एंड के दिन, मैंने बोला भैया ये ना 1,200 रुपए हैं, वो मैं आपको 1 अप्रैल के बाद दूंगी। भैया ने बोला कोई दिक्कत नहीं, बट बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्या ये पैसा तू दे मुझे 1 अप्रैल के बाद, बट ये है इसी साल का, ठीक है, तो इसे तुझे यहीं की यहीं बुक करना है। मैंने कहा हाँ भैया, तो मैं इधर ऐड करूंगी, ऐड क्रेडिटर्स एज ऑन क्लोजिंग या फिर एज ऑन 31 मार्च 2016। कितना? 1,200। फिर मैंने बोला भैया वो ओपनिंग वाले का क्या होगा? उन्होंने बोला देख मैंने पेमेंट भले ही बाद में दी हो, लेकिन वो था पिछली साल का, तो इस साल में वो ऐड नहीं होगा। अगर वो है ना, मैंने कहा हाँ वो पेड वाले में तो होगा ना, तो बोलते फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। मैंने कहा ठीक है, क्रेडिटर्स एज ऑन ओपनिंग। क्यों? क्योंकि ये जो 2,000 है ये 17,000 में इंक्लूडेड होगा, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। है ना। चलो ये क्रेडिटर वाले भैया निपट गए। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे एडवांसेस वाले भैया के पास। इनका सिर्फ क्या है, क्लोजिंग है। एडवांसेस को पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2016। हमने इनको एडवांस में पैसा दे दिया। हम क्या आज पैसा यूज करेंगे? नहीं, हम पैसा कब यूज करेंगे? नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2016 के बाद, है ना। तो ये साल बुक नहीं होगा, बट हमने पेमेंट करी है, तो कौन से वाले अमाउंट में ये होगा? ये 17,000 में 3,500 भी होगा, तो हम इसलिए इसे माइनस करेंगे। लेस एडवांसेस एज ऑन
क्लोजिंग या फिर एज ऑन 31/3/16 कितना 3,500। समझ में आया? ये जो हमने पेमेंट्स करी हैं, ये हमने पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इसमें इंक्लूडेड होगी ना, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। हम इसीलिए इसे माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये 17,000 में इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अब हम स्टॉक के पास चलते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st नहीं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 April 2014 कितना 7,500 का। जो स्टॉक हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में था, हमने उसे यूज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो 1 April 2014 के पे जो हमारे पास स्टॉक था वो हमने पूरे साल यूज किया होगा ना, पूरे साल 1 महीने 2 महीने जितने दिन भी वो चला होगा मटेरियल, हमने उतने दिन उसे यूज किया होगा, तो हम इधर इसको ऐड करेंगे, ऐड स्टॉक एज ऑन ओपनिंग या फिर एज ऑन 1 April 2015 कितना 7,500। और जो मेरे पास ईयर एंड पे स्टॉक है, स्टॉक एज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st March 2016, ये मैं अब साल में तो यूज कर नहीं पाऊंगी, ईयर एंड के दिन 31st March के दिन मेरे पास 6,200 का स्टॉक रखा है, वो मेरा नेक्स्ट ईयर यूज होगा ना, इस साल तो यूज नहीं होगा वो, अब इस साल यूज नहीं होगा तो उसको फिर मैं ऐड क्यों करने दो, उसे मैं माइनस करूंगी। तो लेस स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग या फिर एज ऑन 31st March 2016 कितना, कितने का स्टॉक 6,200। अब इसे जो है कैलकुलेट कर लो, 18,200 माइनस 2,000 क्या हो गया 16,200 प्लस नहीं माइनस 3,500 प्लस 7,500 माइनस 6,200, ये आ गया 14,000। और इधर लिख देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल consumed during the year 2015-16 and to be shown as expenses in income and एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास से जो है हम फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि अब सीधा सीधा फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, टेक केयर, बाय।